हेलो एवरीवन। हम लिपिड मेटाबॉलिज्म डिस्कस कर रहे थे और अपने लास्ट लेक्चर में हमने जो बायोसिंथेसिस है फैटी एसिड की वो पढ़ी थी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड्स, जहां पर हम देखेंगे कि जो फैटी एसिड्स हैं किस तरह से उनकी जो ब्रेक डाउन है वो होती है। और यहाँ पर जो ब्रेक डाउन होती है फैटी एसिड की, उसी प्रोसेस को जो है हम बीटा ऑक्सीडेशन बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो ऑक्सीडेशन होती है वो बीटा कार्बन की होती है। वो हम यहाँ पर अगर आप थोड़ा स्ट्रक्चर देख लें तो जो आपका फैटी एसिड है उसका स्ट्रक्चर हमने कहा था कि एक COOH प्रेजेंट होगा, कार्बोक्सिलिक ग्रुप, और उसी कार्बोक्सिलिक ग्रुप के साथ में अटैच होगी एक लंबी सी हाइड्रोकार्बन की चेन, डिपेंडिंग अपॉन कि कितने कार्बन का फैटी एसिड है। जैसे कि यहाँ पर अगर 16 कार्बन का फैटी एसिड है तो इस तरह से 16 कार्बन होंगे और कार्बन के साथ में सभी के इस तरह से जो है हाइड्रोजन अटैच होगा। इसी तरह से सो ऑन। तो जो आपका ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, इसके जो फर्स्ट वाला कार्बन है यहाँ पर, इसको हम बोलते हैं अल्फा कार्बन, और जो ये सेकंड वाला कार्बन है इसको बोलते हैं बीटा कार्बन। तो यहाँ पर जो ऑक्सीडेशन होती है वो इसी बीटा कार्बन की होती है, इसीलिए इस प्रोसेस को हम जो है बीटा ऑक्सीडेशन बोलते हैं। यहाँ पर ऐसा होगा कि ये जो कार्बन है बीटा वाला, इसी को टारगेट किया जाता है और इसी बॉन्ड को यहाँ से तोड़ा जाएगा, और यहाँ पर जो दो कार्बन हैं वो रिलीज हो जाते हैं हर एक साइकिल में। तो दो कार्बन जो है वो रिलीज हो जाएंगे इन द फॉर्म ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम ए, जो हम आगे देखेंगे। और जो आपकी फैटी एसिड की चेन है वो दो कार्बन शार्टर हो जाएगी। दो कार्बन बाहर निकल गए तो दो कार्बन शार्टर हो गई चेन, और इसके अलावा जो बाकी ये कार्बन आगे वाली तरफ थे वो यहाँ पर जुड़ जाएंगे। जो हम आगे देखेंगे पूरा जो प्रोसेस है किस तरह से। अभी सिंपल आप बस ये याद रखें कि बीटा कार्बन जो है कौन सा होगा, ये COOH के जो फर्स्ट वाला है अल्फा और सेकंड वाला जो है बीटा कार्बन, और इसी को जो है टारगेट किया जाता है। तो ये जो पूरा प्रोसेस है बीटा ऑक्सीडेशन का, इसको जो है सबसे पहले फ्रांज नूप जो है उन्होंने डिस्कवर किया था। और ये जो प्रोसेस है ये लीवर और एडिपोज टिश्यूज में होता है। मेनली जो भी आपके से के ऑलमोस्ट पार्ट्स हैं एक्सेप्ट ब्रेन वहां पर नहीं होगा, और उसके अलावा जो आपके मान लो कि ऐसी ऑर्गेनेलिज जहां माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट हो, क्योंकि ये जो पूरा प्रोसेस है माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। तो जैसे आरबीसीज हैं वहां पर माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट है, तो आरबीसीज में भी ये वाला जो प्रोसेस है नहीं होगा सेल्स में। तो ये जो पूरा प्रोसेस है इसको अगर हम देखें, इसकी जो लोकेशन है वो मेनली माइटोकॉन्ड्रिया है। तो ये जो पूरा प्रोसेस है बीटा ऑक्सीडेशन का, ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है, बट इसका एक स्टेप जो है फर्स्ट वाला जिसमें एक्टिवेशन आ जाएगा, जो हम आगे देखेंगे, वो जो है वो साइटोसोल जो है वहां पर होगा। और उसके बाद जो आपका एक्टिवेटेड फैटी एसिड है उसको माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो है भेज दिया जाता है, जो हम आगे जो है अभी देखेंगे। तो यहाँ पर ये जो है वही इंट्रोडक्शन है, ये हम आगे देखते हैं कि पूरा मैकेनिज्म जो है वो क्या है। तो जो फर्स्ट स्टेप आता है वो है एक्टिवेशन। तो तीन स्टेप्स आएंगे जो बीटा ऑक्सीडेशन है। सबसे पहले एक्टिवेशन आएगा जो कि साइटोसोल के अंदर ही होता है, और दूसरा जो स्टेप है वो आता है हमारे पास जो ट्रांसपोर्ट है फैटी एसिड का माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, और तीसरा स्टेप जो है वो आ जाता है जो ऑक्सीडेशन वाला है। तो सबसे पहले जो एक्टिवेशन वाला स्टेप है उसमें क्या होगा कि फैटी एसिड ब्रेकडाउन अकर्स इन साइटोसोल ऑफ प्रोकैरियोट्स की अगर हम बात करें तो वहां पर क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है तो वहां पर तो जो पूरा प्रोसेस है प्रोकैरियोट्स में साइटोसोल में चलेगा, बट यूकैरियोटिक सेल्स में जैसा मैंने कहा कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो है माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स में जो है वो ऑक्सीडेशन होता है। हालांकि माइटोकॉन्ड्रिया के तीनों पार्ट यानी आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन और मैट्रिक्स तीनों इन्वॉल्व होते हैं। अभी जो सबसे पहला वाला स्टेप होगा उसकी अगर हम बात करें तो बिफोर एंटरिंग द माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स फैटी एसिड इज एक्टिवेटेड बाय फॉर्मिंग अ थायोईस्टर लिंक विद कोएंजाइम ए, यानी जो आपका फैटी एसिड है उसके साथ में क्या कर दिया जाता है, एक कोएंजाइम ए को ऐड कर दिया जाता है, और वो आपका जो है बन जाएगा एसाइल कोएंजाइम ए। तो यहाँ पर ऐसा होगा कि फैटी एसिड जो है उसके साथ में कोएंजाइम ए जो है उसको ऐड कर दिया जाएगा, और ये जो एडिशन है ये जो एंजाइम करेगा दैट इज थायोकाइनेज। तो फैटी एसिड थायोकाइनेज
ये वाला एंजाइम, या फिर उसको जो है कोएंजाइम में सिंथेज भी बोलते हैं, और इस तरह से एसाइल कोएंजाइम ए जो है वो बन जाएगा। तो अब जो आपका फैटी एसिड है उसकी एक्टिवेशन होगी। तो एक्टिवेशन कैसे हुई, कोई एसाइल कोएंजाइम ए, और ये वाला जो एंजाइम है थायोकाइनेज जो ये रिएक्शन करवा रहा है वो प्रेजेंट होता है माइटोकॉन्ड्रिया की आउटर मेम्ब्रेन के अंदर। तो यहाँ पर अगर आप इसको थोड़ा सा देखें तो ये जो है हम आगे इसको पढ़ेंगे, बट सिंपल ये कि यहाँ पर COOH होता है। अगर आप ये वाला देखें, ये आपका COOH था यहाँ पर, और उसी के साथ में यहाँ पर क्या हुआ, कोएंजाइम ए को ऐड कर दिया गया। बाकी ये आपका अल्फा कार्बन बीटा कार्बन, इसको हम आगे देखते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर कोएंजाइम ए ऐड हो गया और ये बन गया आपका फैटी एसाइल कोएंजाइम ए। तो इसी को हम बोलते हैं कि ये जो है अब एक्टिवेट हो चुका है। तो अब जो आपकी ये एक्टिवेशन है ये हो चुकी है, तो अब ये प्रोसेस कहाँ पर हुआ है, ये साइटोसोल के अंदर हुआ है। तो अब जो ये फैटी एसिड जो है जो कि अब कन्वर्ट हो चुका है फैटी एसाइल कोएंजाइम ए के अंदर, अब इसको भेजा जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया में, क्योंकि जो फर्दर ऑक्सीडेशन होनी है वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होनी है। तो नेक्स्ट स्टेप हमारे पास आ जाता है ट्रांसपोर्ट इनटू माइटोकॉन्ड्रिया। अब इसमें ऐसा होता है कि आप बस इतना सिंपल याद रखेंगे, जो फैटी एसाइल कोएंजाइम ए है वो डायरेक्टली जो है वो इंटर नहीं कर सकता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, क्योंकि इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन जो है वो परमिएबल नहीं है। तो उसके लिए जो आपका एसाइल कोएंजाइम ए है, आपका फैटी एसाइल कोएंजाइम ए, वो क्या करेगा कि वो एक मॉलिक्यूल होता है कार्निटीन, उसके साथ जो है ज्वाइन कर जाता है, और देन जो है वो उसके साथ ज्वाइन करके जो है माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स में इंटर करेगा। अब इसमें जो ये पूरा प्रोसेस है कैसे होता है कि जो आपका एसाइल कोएंजाइम ए है वो क्या करता है कि कार्निटीन के साथ जब ज्वाइन करता है तो ये जो कोएंजाइम ए है ये रिलीज हो जाता है। तो जो आपका एसाइल कोएंजाइम ए है क्या होगा कि कोएंजाइम ए वाला पार्ट जो है वो रिलीज हो जाएगा, और एसाइल जो है वो कार्निटीन के साथ जो है मिल जाएगा। तो एसाइल जो है वो कार्निटीन के साथ मिल करके जो है बनाएगा एसाइल कार्निटीन। तो एसाइल कार्निटीन बनाएगा, और देन एसाइल कार्निटीन की फॉर्म के अंदर ये जो है अंदर माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स में जाएगा, क्योंकि एसाइल कार्निटीन के लिए जो है इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के अंदर लगे हुए थे ट्रांसपोर्टर्स, तो वो उसको अंदर ट्रांसपोर्ट करेंगे। और जब एसाइल कार्निटीन जो है अंदर आ गया तो क्या होगा कि जो कार्निटीन है वो वापस से रिलीज हो जाएगा, और जो एसाइल है उसके साथ में वापस से कोएंजाइम ए जो है वो लग जाएगा, और ये दोबारा से बन जाएगा एसाइल कोएंजाइम ए। तो इस तरह से जो है इसकी ये ट्रांसपोर्ट होती है, और इसी को जो है हम जो है बोलते हैं कि ये हमारा कार्निटीन शटल सिस्टम है। तो दिस इज कार्निटीन शटल सिस्टम, जहां पर जो है सिंपल क्या हो रहा है कि जो आपका एसाइल कोएंजाइम ए था वो हमने कहा डायरेक्टली नहीं आ सकता, तो क्या होगा कि जो आपका एसाइल कोएंजाइम ए है उसमें से कोएंजाइम ए बाहर निकल जाएगा, और जो एसाइल है वो क्या करेगा, वो कार्निटीन के साथ मिल जाएगा और एसाइल कार्निटीन बनाएगा। देन वो अंदर आएगा, और जब वो अंदर आ गया तो देन वापस कार्निटीन जो है अलग हो जाएगा, और कोएंजाइम ए जो है वो आकर के एसाइल के साथ जुड़ जाएगा, और वो दोबारा से बन जाएगा एसाइल कोएंजाइम ए। और उसके बाद फर्दर जो है अब वो माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स में पहुंच चुका है, तो हमारे पास जो है देन जो प्रोसेस है ऑक्सीडेशन का वो होगा। और ऑक्सीडेशन का जो ये पूरा प्रोसेस है इसमें 4 स्टेप्स जो है इन्वॉल्व होते हैं। एक छोटी सी पाथवे आप कह लीजिए। ये जो 4 स्टेप है कौन से हैं, पहला होगा ऑक्सीडेशन, दूसरा है हाइड्रेशन, देन दोबारा ऑक्सीडेशन, एंड उसके बाद आता है क्लीवेज या थायोलिसिस। तो ये वाले जो 4 स्टेप हैं इनको हम थोड़ा सा जो है यहाँ पर देख लेते हैं कि ये 4 स्टेप जो हैं किस तरह से हैं। ऑक्सीडेशन, हाइड्रेशन, ऑक्सीडेशन और दोबारा से क्लीवेज। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये फैटी एसाइल कोएंजाइम ए है जो कि हमने कहा कि एक्टिवेट हुआ था। तो फर्स्ट स्टेप जो है वो होगा इसका ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन या आप कह सकते हो कि डिहाइड्रोजिनेशन। तो ये जो एंजाइम है एसाइल कोएंजाइम है डिहाइड्रोजिनेज, ये क्या करेगा, जैसे नाम से पता चल रहा है डिहाइड्रोजिनेज है तो ये हाइड्रोजन को रिमूव करेगा। तो 2 हाइड्रोजन जो है उसको यहाँ से रिमूव किया जाएगा, जो आप यहाँ पर जो है डायग्राम के थ्रू देख भी सकते हो, और ये सीधा आकर के आपके जो FAD है वो इसको रिसीव करेगा और FADH2 में जो है कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर जो आपका फर्स्ट स्टेप है दैट इज एन ऑक्सीडेशन स्टेप या डिहाइड्रोजनेशन आप बोल सकते हो। देन ये जो है उससे आपका जो ये फैटी एसाइल कोएंजाइम ए है वो कन्वर्ट हो जाएगा ट्रांस इनोइल कोएंजाइम ए के अंदर। अब यहाँ पर फर्दर जो नेक्स्ट स्टेप है वो होगा हाइड्रेशन का। हाइड्रेशन मींस यहाँ पर वाटर की एडिशन होगी, जो आप यहाँ देख सकते हो। तो वाटर की एडिशन होगी, और यहाँ पर जो एंजाइम इन्वॉल्व है वो इनोइल
कोएंजाइम ए हाइड्रेटेज है, जो कि जो है नेक्स्ट मॉलिक्यूल जो बनाएगा। यहाँ पर क्या होगा कि आपका जो हाइड्रेशन है उससे जो बना दैट इज 3L हाइड्रोक्सी एसाइल कोएंजाइम ए। और यहाँ पर क्या होगा कि आपका जो नेक्स्ट स्टेप है अगेन जो है वो ऑक्सीडेशन वाला होगा, और यहाँ पर जो ये वाले हाइड्रोजन है इनको जो है रिमूव कर दिया जाएगा, और ये हाइड्रोजन जो है NAD जो है उसको रिसीव करेगा, और ये जो है NADH प्लस H पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये जो दो हाइड्रोजन है ये रिमूव हो जाएंगे यहाँ से, और यहाँ पर जो है एक डबल बॉन्ड बन जाएगा C डबल बॉन्ड O, जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। और अब जो लास्ट स्टेप है उसमें इसी को जो है टारगेट किया जाएगा, जो आपका ये बीटा वाला जो कार्बन होगा, जैसे हमने पहले भी कहा था जो आपका फर्स्ट वाला कार्बन है COOH जो ग्रुप है उसके साथ में दिस इज अल्फा कार्बन, और ये कौन सा है बीटा कार्बन। तो इसको मैं दोबारा से, ये वाला आपका जो है अल्फा कार्बन है और ये वाला जो है आपका बीटा कार्बन है, जिसमें जब डिहाइड्रोजनेशन हुई तो यहाँ पर डबल बॉन्ड O बन गया C डबल बॉन्ड O। तो अब जो है इसी को टारगेट किया जाएगा, तो यहाँ से जो है क्लीवेज की जाएगी। तो यहाँ से इसको टारगेट किया तो क्या हुआ कि आपका जो है ये जो है एक मॉलिक्यूल एसिटाइल कोएंजाइम ए का वो बाहर रिलीज हो गया, और बच गया कि आपके पास फैटी एसाइल कोएंजाइम ए। तो मतलब फैटी एसाइल कोएंजाइम ए रीजनरेट हो गया और दो कार्बन जो है बाहर निकल गए इन द फॉर्म ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम ए। तो उससे हुआ क्या कि जो आपकी फैटी एसिड की चेन थी वो दो कार्बन छोटी हो गई है, तो ये दो कार्बन बाहर निकल गए इन द फॉर्म ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम ए, तो जो चेन है वो तो कार्बन छोटी होगी। अब क्या होगा कि दोबारा से यही स्टेप जो है चार जो आपके स्टेप हैं, पहला ये वाला ऑक्सीडेशन का, और उसके बाद जो ये दूसरा स्टेप है हाइड्रेशन का, तीसरा स्टेप दोबारा से ऑक्सीडेशन का, और चौथा स्टेप जो है थायोलिसिस या क्लीवेज का टूटने का। तो ये दोबारा से जो है क्या करेंगे, रिपीट करेंगे, और उससे जो है दो कार्बन और जो है वो बाहर निकल जाएंगे, तो जो फैटी एसिड की चेन है दो कार्बन और छोटी हो जाएगी। तो इसी तरह से एसिटाइल कोएंजाइम ए की फॉर्म में दो कार्बन रिलीज होते जाएंगे जब तक के लास्ट में दो कार्बन ना बच जाएं। तो इस तरह से जो है फैटी एसिड की जो है मेटाबॉलिज्म, या आप कह सकते हो कि यहाँ पर डिग्रेडेशन होगी। आपका जो से के 16 कार्बन का अगर कोई फैटी एसिड है तो वो इस तरह की 7 साइकिल्स जो है होंगी, और उनमें जो है ये जो है ब्रेक डाउन उसकी होगी। तो ये जो है पाथवे है इसकी। अब इसमें अगर हम थोड़ा सा यहाँ पर एनर्जी का देख लें कि जो हमने कहा कि हमारा ये बीटा ऑक्सीडेशन जो है चलेगा, तो इसमें क्या होगा कि अगर मैं से कि हम कहते हैं कि एक बीटा ऑक्सीडेशन हुई है, तो एक बीटा ऑक्सीडेशन जो है उससे क्या होगा कि हमारे पास एक एसिटाइल को एंजाइम ए का मॉलिक्यूल जो है बनेगा, एक FADH2 बनेगा, और एक NADH जो है वो बनेगा, जो अभी हमने देखा। हालांकि यहाँ पर जो एक्टिवेशन वाला प्रोसेस होता है वहां पर ATP की भी रिक्वायरमेंट होती है, तो वो शायद यहाँ पर हमने उसकी बात जो है नहीं की कि जो आपका फर्स्ट वाला स्टेप था, इसको यहाँ पर थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। फर्स्ट वाली जो रिएक्शन थी, रिएक्शन यहाँ पर जो है लिखी हुई नहीं है, अगर कहीं और तो रिएक्शन जो है यहाँ पर है नहीं, बट जो फर्स्ट वाली रिएक्शन होती है दैट इज एक्टिवेशन। तो उसमें जो है ATP की रिक्वायरमेंट होती है, तो वो आप जो है याद रख सकते हैं। फर्स्ट रिएक्शन दैट इज एक्टिवेशन। तो एक्टिवेशन में हमने सिंपली क्या कहा था कि एक्टिवेशन जब हो रही थी तो वहां पर हमने कहा था कि एक्टिवेशन में आपका जो फैटी एसिड है उसके साथ सिंपल क्या हो रहा था कि कोई एंजाइम ए जुड़ रहा था, और ये जो पूरा प्रोसेस है ये थायोकाइनेज एंजाइम जो है वो कराता है, जिसे ये कन्वर्ट हो जाएगा फैटी एसिड फैट फैटी एसाइल कोएंजाइम ए के अंदर। तो फैटी एसाइल कोएंजाइम ए के अंदर कन्वर्ट हो रहा था, और ये जो पूरा रिएक्शन है इसमें ATP जो है वो भी रिक्वायर होती है। तो ATP जो है वो AMP में कन्वर्ट हो जाती है, यानी यहाँ पर दो बॉन्ड जो है वो तोड़े जाते हैं ATP के। तो ATP दैट इज एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट वो एडिनोसाइन मोनोफॉस्फेट में जो है कन्वर्ट होगी, और यहाँ से दो मीन्स फॉस्फेट जो है वो रिलीज होंगे। तो ये फर्स्ट वाला एक्टिवेशन वाला स्टेप था, उसमें ATP यूज होती है, वो वाला
पॉइंट वहाँ पर हम भूल गए थे बताना, तो यहाँ पर जो है हमने डिस्कस किया। तो हम जो यहाँ पर मेनली मैं आपको जो बताना चाह रहा था वो एनर्जी का थोड़ा सा था। बाकी बीटा ऑक्सीडेशन इतना ही है इसमें, अगर आप इतना ही लिखते हो तो बाकी इसमें आपको चीज़ें डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। बट यहाँ पर थोड़ा सा एनर्जी का हम देख लेते हैं कि जैसे मैंने कहा कि एक अगर साइकिल हो रही है बीटा ऑक्सीडेशन की, तो एक जो है उसमें आपका एक एसिटाइल को इंजाइम ए जो है आपको मिलेगा, एक एफ भी मिलेगा और एक NADH भी मिलेगा, जो दो आपके ऑक्सीडेशन वाले जो स्टेप थे उनमें। तो आपके एक साइकिल में आपको ये तीन चीजें जो है देखने को मिलेंगी। और अगर हम मान लो एक एग्जांपल लेते हैं कि एक 16 कार्बन का फैटी एसिड है, 16 कार्बन का फैटी एसिड है पाल्मेटिक एसिड, तो उसकी जब ऑक्सीडेशन होगी तो उसमें हमको 7 क्या चाहिए, बीटा ऑक्सीडेशन चाहिए। तो 7 स्टेप्स होंगे बीटा ऑक्सीडेशन के, यानी यही जो स्टेप हमने 4 पढ़े थे कि ऑक्सीडेशन, हाइड्रेशन, उसके बाद दोबारा ऑक्सीडेशन और थायो जो लिसिस है या उस वो सभी जो है रिपीट होंगे 7 टाइम्स, तब जा करके 16, क्योंकि दो दो कार्बन करके जो है हमने कहा कि रिलीज होते हैं। तो आपके 16 कार्बन का है तो उसको होने के लिए 7 बीटा ऑक्सीडेशन जो है वो चाहिए होंगे। तो 7 बीटा ऑक्सीडेशन होंगे तो वो एक 16 कार्बन का जो फैटी एसिड है उसको जो है क्या करेंगे कि डिग्रेड करेंगे, ब्रेक डाउन करेंगे। अब ये जो 7 बीटा ऑक्सीडेशन होंगी तो इनमें से हमें कितने NADH मिलेंगे, 7 NADH मिलेंगे और 7 ही FADH2 मिलेंगे और 8 मिलेंगे हमें क्या, एसिटाइल कोएंजाइम ए। तो सॉरी, यहाँ पर जो हमने कहा एक बीटा ऑक्सीडेशन है तो उससे आपको दो एसिड या एक एसिटाइल कोएंजाइम ए मिलेगा, बट इट इज 2 कार्बन। तो आपको 8 जो है वो क्या मिलेंगे, एसिटाइल कोएंजाइम ए जो है वो मिलेंगे, जो कि 8 बार क्या करेंगे, TCA साइकिल के अंदर जो है इंटर करेंगे। तो 8 बार जो है आपकी ये क्या होगी, TCA साइकिल होगी, यानी क्रेब साइकिल होगी। तो 8 बार अगर आपकी क्रेब साइकिल होती है तो इसका मतलब कि आपकी, अगर हम ओवरऑल इसको देखें कि 8 क्रैब साइकिल हैं तो 8 क्रैब साइकिल में से आपको 24 NADH मिलेंगे। कैसे, ये आप जो है कैलकुलेशन हमने की हुई है तो आप वही कर सकते हो दोबारा से। और 8 FADH2 मिलेंगे और 8 जो है ATP मिलेंगी एक क्रैब साइकिल से। जो 8 क्रैब साइकिल पूरी होंगी, क्योंकि यहाँ पर ओवरऑल हमारे पास जो है 7 बीटा ऑक्सीडेशन हो रहे हैं जिसमें हमें इतने मॉलिक्यूल जो है मिल रहे हैं। 8 जो है एसिटाइल कोएंजाइम ए के और बाकी 7 FADH और 7 NADH। और यहाँ पर ये होगा कि 8 एसिटाइल कोएंजाइम ए जब इंटर कर रहे हैं TCA में तो वो इतने मॉलिक्यूल जो है NADH, FADH और ATP के बनाएंगे। और उसके अलावा अगर आप यहाँ पर देखो तो 24 तो NADH ये हैं और 7 NADH जो है यहाँ पर भी बनते हैं, तो ये टोटल हो जाएंगे कितने, 31। तो ये जो है टोटल हमारे पास हो जाएंगे 31 NADH। और इसी तरह से 8 FADH यहाँ और 7 FADH यहाँ भी बने हैं, तो ये हो जाएंगे हमारे पास 15 FADH2 और इसी तरह से 8 ATP यहाँ बनेंगे TCA से, तो 8 ATP हो जाएंगे। और आगे चल करके क्या होता है कि जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन चलेगी तो 31 जो आपके NADH हैं वो 77, यहाँ जो है लिख देता हूँ, वो जो है क्या करेंगे 77.5 ATP जो है उसको जनरेट करेंगे जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होगी। 15 FADH2 जो है वो 22.5 ATP जो है जनरेट कर सकते हैं और 8 ATP ये हो गए। तो ये अगर आप पूरा मिला करके देखो तो आपको ओवरऑल जो है 108, दैट इज 108 ATP जो है वो मिलेंगे। तो ये हम बात कर रहे हैं एक 16 कार्बन का फैटी एसिड। अगर आप एक 16 कार्बन फैटी एसिड जो है उसको जो है कंप्लीटली ऑक्सीडाइज करते हो तो आपको 108 ATP जो मॉलिक्यूल्स हैं एनर्जी वो मिलेगी। हमने ग्लूकोज की बात की थी कि एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल हमें जो है 32 ATP जो है प्रोवाइड करता है। तो ये जो है फैटी एसिड का है कि अगर 16 कार्बन वाले फैटी एसिड की हम बात करें तो ऐसा होगा। अगर कार्बन का नंबर ज्यादा है, से 18 कार्बन या 20 कार्बन या उससे ज्यादा होगा, तो उसी तरह से जो इसका नंबर है वो भी है। हमने 16 कार्बन की बात की। अब ये जो पूरी कैलकुलेशन है यहाँ इस टॉपिक में आपको करने की जरूरत नहीं है, और जो हमने यहाँ पर पूरी बातें की हैं
तो अगर आपको इसमें समझ नहीं आई है अभी, तो आप उसको रिकॉल कर सकते हो, जो हमने कार्बन मेटाबॉलिज्म पढ़ा था कि ये जो हमने पूरा कैलकुलेशन की कैसे है। यहाँ पर बस थोड़ा सा आपको एनर्जी का कि जो एनर्जी है वो कितनी प्रोड्यूस हो सकती है फैटी एसिड से, तो उसकी हम बात कर रहे थे। तो दैट इज इट फ्रॉम टुडेज लेक्चर। अगर आपकी कोई डाउट हो तो वो आप पूछ सकते हो, कुछ समझ ना आया हो